आज देश के जवानों की वीर गाथा के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस महाविजय की रजत जयंती पर 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में होंगे। उनके दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्यपाल बीडी मिश्रा आज कारगिल वॉर मेमोरियल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा वो द्रास में वॉल ऑफ फेम भी जाएंगे। अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध के नायकों के साथ बातचीत करेंगे। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को द्रास युद्ध स्मारक पर मनाया जाता है, जो लगभग 3 महीने के युद्ध के बाद पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक माना जाता है। इन सबसे मुश्किल युद्ध में 500 भारतीय सैनिकों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल की ये पहाड़ियां भारतीय सेना के उस अदम्य अद्भुत शौर्य की गवाह हैं, जिसके आगे कायर घुसपैठियों के वेश में आई पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े थे। कहने को तो कारगिल में पाकिस्तान पर मिली महाविजय को 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी के नापाक मंसूबों को जमींदोज करने वाली उस महाविजय की यादें आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से, जोश से भर देती हैं। भारतीय सेना के इस शौर्य को, इस महाविजय को एक बार फिर पूरा देश नमन कर रहा है। विजय दिवस की रजत जयंती के लिए कारगिल वॉर मेमोरियल तैयार है। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने के अवसर पर महाविजय की महाउत्सव की तैयारी है। हर बार की तरह इस साल भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। द्रास में आज से 3 दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी भी विजय दिवस समारोह में शरीक होंगे और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। इस अवसर पर पीएम की लद्दाख यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आज उपराज्यपाल बीडी मिश्रा खुद वॉर मेमोरियल में तैयारियों का जायजा लेंगे। 26 जुलाई की सुबह हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी द्रास हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां उपराज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही वो द्रास में वॉल ऑफ फेम विजिट करेंगे और सेना के वीर योद्धाओं से संवाद भी करेंगे। इस दौरान लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होगा, जिसमें कारगिल युद्ध के बलिदानियों के शौर्य की झलक दिखाई जाएगी। विजय दिवस की रजत जयंती उत्सव को लेकर हर कोई बेहद उत्साहित है। बहुत गर्व है। 25 साल हम लोग का कंप्लीट हुआ, हम लोग जीते हुए, फिर 26 साल में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग का बहुत गर्व है कि इंडियन आर्मी फतेह किया ये वाला। शहीद दिवस है, हम लोग बहुत जल्दी शहीद दिवस का ये हम लोग सेलिब्रेशन करने वाला है। तो शहीद दिवस जो आ रहा है उसके लिए हम लोग घूम भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग का जो विजयी हुए थे हम लोग लेके हम लोग बहुत खुश है। साल 1999 में वो 26 जुलाई का दिन था जब भारत के वीरों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। भारत पाक के बीच ये जंग तब कारगिल की पहाड़ियों पर करीब 2 महीने तक चली। आखिरकार भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के आगे कायर दुश्मन को घुटने टेकने पड़े और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की। इस साल विजय दिवस का उत्सव बेहद शानदार होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर मिली विजय की रजत जयंती मना रहा है। लिहाजा इस पल को यादगार बनाने के लिए कारगिल के द्रास में ही नहीं, देश भर में विजय दिवस की रजत जयंती पर भव्य कार्यक्रम होने हैं। शिमला में सेना के शिक्षण कमान मुख्यालय में भी विशेष कार्यक्रम होगा। इस दौरान सेना के हथियार और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अशरफ वानी सीधा कारगिल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं के पास चलते हैं। अशरफ, देखिए 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उस वक्त हमारे वीर सपूतों ने जो योगदान, जो बलिदान देश के प्रति समर्पित किया, उसको हर कोई याद करना चाहता है। कितना खास होगा ये कार्यक्रम यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे? शगुफ्ता, दरअसल 1999 यानी 25 साल पहले मैं उन 4 गिने चुने पत्रकारों में से एक था जिन्होंने
पहली बार करगिल युद्ध में टेलीविजन के लिए कवर किया। मैं आज तक और इंडिया टुडे के साथ तब भी जुड़ा हुआ था और मुझे एक एक पल यहाँ का मालूम है कि क्या हालत तब थी और क्या अब है। फिलहाल हम पहले सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस की बात करते हैं। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये करगिल वार मेमोरियल है। मैं आपको नज़दीक से वो तस्वीरें थोड़ा दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ये वार मेमोरियल सन 2000 में बना था। 1999 जुलाई 26 को भारतीय सेना ने विजय की घोषणा की थी करगिल युद्ध में। करीब 2 महीने तक युद्ध चला था और उस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को शिकस्त हुई थी। मेरे पीछे जो ये आप ऊंची पहाड़ी इस वार मेमोरियल तिरंगे के पीछे देख रहे हैं, ये तोलोलिंग की पहाड़ी है। इस तोलोलिंग पहाड़ी पर 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठे घुस आए थे। पहला विमान जो भारतीय वायुसेना का गिराया था, घुसपैठियों ने, पाकिस्तानी सेना ने इसी तोलोलिंग की पहाड़ी पर गिराया था। उसके बाद जब है, मैं आपको साथ साथ तस्वीरें भी दिखाऊं और इसका पूरा अपने दर्शकों और आपको भी जायजा कराऊं। यहाँ देखिए भव्य तैयारी चल रही है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस के लिए। 26 जुलाई को जब प्रधानमंत्री शुक्रवार को यहाँ पहुंचेंगे, न सिर्फ वो यहाँ पर इस वार मेमोरियल पर, जो कि एक ऐतिहासिक वार मेमोरियल करगिल वार मेमोरियल के नाम से यहाँ पर बनवाया गया था, यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे सेना के उन शहीदों को जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान अपने उच्चतम बलिदान देकर देश को विजय दिलाई थी। बल्कि साथ ही साथ यहाँ इस तरफ ये जो बड़ा भव्य एक टेंट बना हुआ है, इसमें वो सीमाओं पर तैनात सेना के जवानों को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनके लिए भी यहाँ पर मंच पूरी तरह से सज गया है। इस वार मेमोरियल को करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यहाँ पर घास उगती नहीं है, लेकिन सेना की कोशिशों और मशक्कत और मेहनत की वजह से इस वार मेमोरियल पर हर तरह आपको हरियाली दिखेगी। यहाँ पर वो बोफोरस तोप भी रखी गई है जिसको करगिल युद्ध में भारतीय सेना के लिए जीत का एक बड़ा सूत्र माना जाता है, क्योंकि इसी बोफोरस तोप से इन पहाड़ों पर जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठी बैठे हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनको वहां से भागने के लिए मजबूर किया था, उनको वहां से खदेड़ा था। इतनी असरदार ये तोप थी। ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ऊंची पहाड़ी सबसे यहाँ पर मेरे सामने बिल्कुल जो ये नोक वाली पहाड़ी है, ये टाइगर हिल है। मैं नजदीक से आपको ये तस्वीरें दिखाऊं। टाइगर हिल जिसकी बार बार बात होती है, जहां पर विक्रम बत्रा ने शहादत पाई थी, वो टाइगर हिल ये है। इसकी चढ़ाई और इस पर फतह पाने के लिए भारतीय सेना को 17 दिन का समय लगा था। और ये पूरा लड़ाई का मैदान जो है द्रास के इस वार मेमोरियल के आसपास ही है। चाहे फिर वो तोलोलिंग की पहाड़ी हो जो आप इस वार मेमोरियल तिरंगे के पीछे देख रहे हैं, या फिर उसके बाद फिर टाइगर हिल जो उसके बगल में है, फिर बाकी मश्को वैली और तोलोलिंग की पहाड़ियों के साथ साथ ये हॉर्न्स माउंटेन, ये सब इलाका जो था जंग का मैदान 25 साल पहले था। लेकिन अब 25 साल बाद बहुत कुछ बदल गया है। बहुत कुछ यहाँ पर अब अमन और शांति है, विकास की पटरी पर। देश के साथ साथ ये पूरा इलाका जो है वो जो है रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रधानमंत्री के लिए ये काफ़ी एक भावुक पल भी होगा, क्योंकि मुझे याद है 1999 में तब भी हमने कवर किया था। तब प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी में। किसी को ये कल्पना भी नहीं थी कि एक समय आएगा कुछ साल बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तब भी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ इसी जगह पर द्रास, यहाँ पर तब बोफोर्स के गन लगे थे, लड़ाई का मैदान था, यहाँ आए थे, करगिल गए थे, कई सारे इलाकों में 1-2 दिन घूमे थे। और अब 25 साल बाद, क्योंकि पिछले 25 साल में उन्हें मौका नहीं मिला द्रास आने का, तो 25 साल बाद दोबारा प्रधानमंत्री जो हैं इस द्रास की उस रणभूमि पर, जिसको हम कहें, या फिर एक ज़माने में जो एक जंग भूमि थी, उस पर कदम रखकर न सिर्फ करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, बल्कि साथ ही साथ करगिल में और लद्दाख में नियंत्रण रेखा और LAC पर तैनात जवानों को संबोधित और उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ मिलकर खाना भी खाएंगे। जी अशरफ, एक और चीज आपने जैसे शुरुआत में जिक्र कर ही दिया कि आपने 1999 का वो मंजर भी देखा है अपनी आंखों से। तब से लेकर अब तक का बदलाव भी चूंकि आप देख चुके हैं, आपका अनुभव हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ साझा करें, और साथ ही साथ कारगिल युद्ध चूंकि आपने कवर किया है, तो आपसे बेहतर कोई यहाँ पर बता नहीं सकता कि अब क्या हालात हैं, तब क्या हालात थे।
तब बहुत मुश्किल हालात थे। आप कल्पना कीजिए, ना ही मोबाइल फ़ोन की सेवाएं थी, ना ही इंटरनेट था। करगिल में मात्र 2 टेलीफोन थे, 2 टेलीफोन बूथ थे जिन पर मुश्किल से बातचीत हो पाती थी, पत्रकारों की भी और सेना के जवानों की भी। बाकी जो है सेना के जवानों का जो कि जंग लड़ रहे थे, उनका संपर्क सिर्फ डाक के माध्यम से होता था। अगर आप करगिल के उन शहीदों की कहानियां सुनेंगे तो अधिकतर की चिट्ठियां तब घर पहुंची जब वो शहीद हो चुके थे। यानी 15-15, 20-20 दिन एक गांव के, पंजाब के गांव से या देश के किसी बाग के कोने से चिट्ठी जवानों तक आती थी। उसको फिर जो आर्मी पोस्टल सर्विस है उनके द्वारा वो संपर्क या साधन था एक दूसरे को खैरियत बताने के लिए, एक दूसरे को जानकारी देने के लिए। अगर हम सड़क की बात करें, मुझे याद है जब 26 मई को पहली बार मैं इस इलाके में आया, यहाँ हर तरफ सन्नाटा था। सारे लोग जो द्रास और इसके आसपास जो गांव हैं वो घर बार छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी गोलाबारी हो रही थी। क्योंकि जो मेरे सामने, मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो द्वार है इस वार मेमोरियल का, इसके सामने से नेशनल हाईवे 1A गुजरती है। वो हाईवे जो श्रीनगर को करगिल और लद्दाख से मिलाती है, वही जो है घुसपैठियों और पाकिस्तान का निशाना थी। निशाने पर ये हाईवे थी। जब भी कोई सेना का वाहन यहाँ से गुजरता था, उस पर वो गोलीबारी टाइगर हिल और पीछे की जो मेरी पहाड़ियाँ हैं उनसे शुरू करते थे। लेकिन उसके बाद फिर जो है रात के दौरान पूरी मूवमेंट जो है सेना की होती थी, लेकिन सिविलियंस की उक्का दुक्का मूवमेंट, जिनमें मेरी मूवमेंट भी थी। एक एम्बेसडर गाड़ी में हम 4 लोग आए थे यहाँ, तो हुई थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। श्रीनगर से करगिल पहुंचने में कम से कम 12 से 14 घंटे लगते थे, जो अब 5 घंटे में सफर पूरा होता है। जब जोजिला टनल बनेगी तो मात्र 3 घंटे में आप श्रीनगर से करगिल पहुंचेंगे। जो हाईवे है नेशनल हाईवे 1A, वो सिंगल रोड था। मुश्किल से एक वाहन उस पर चल पाता था और काफी दिक्कत हुई जब बोफोर्स के गन्स और टैंक्स को यहाँ लड़ाई के मैदान में लाना पड़ा। कई दिन उनको लगे पंजाब और बाकी देश के जगहों से यहाँ पहुंचने में। तब जब पूरा यातायात जो है इस हाईवे पर आम लोगों के लिए रोक दिया गया था, तभी वो संभव हो पाया कि आर्मी की मूवमेंट रात के दौरान होती रही। बहुत कम सेना की तैनाती थी। अब तो ब्रिगेड है, अब तो कोर है यहाँ पर, 16वीं कोर, 14वीं कोर लेह में, और डिवीजन्स बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि जो 18 माउंटेन डिव है, एक पूरी डिवीजन सिर्फ द्रास के लिए तैनात की गई है, जो अब पूरे साल और सर्दियों में इन पहाड़ की नोकियों पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। करगिल युद्ध से पहले ऐसा नहीं होता था। सिर्फ गर्मियों के दौरान सेना तैनात रहती थी, पेट्रोलिंग करती थी। सर्दियों में पाकिस्तानी सेना भी वापस चली जाती थी LOC से, क्योंकि काफी दुर्गम और खतरनाक इलाका है। यहाँ तापमान सर्दियों में -60 डिग्री तक भी लुढ़कता है। द्रास जहाँ मैं खड़ा हूँ, दुनिया का दूसरा साइबेरिया के बाद ठंडा रिहायशी इलाका है। यहाँ भी तापमान -40, -50 सर्दियों में जाता है। आजकल तो गर्मी का मौसम है, अभी फिलहाल तापमान ठीक है, लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका है। तो आप कल्पना कीजिए इन पहाड़ की चोटियों पर क्या हालत होती होगी उन सर्दियों में, जब तापमान -60 डिग्री तक पहुंचता है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी अब भारतीय सेना के जवान चौकस है सीमा के इन इलाकों में देश और सीमाओं की हिफाजत के लिए। शुगुफ्ता। बिल्कुल अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और अपनी उन यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तो 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो सेना के जवानों के साथ विजय दिवस का जश्न मनाएंगे और कारगिल वॉर मेमोरियल पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। द्रास में भारतीय सेना के शौर्य के निशान कारगिल के साथ तमाम जगहों पर मौजूद हैं। ऐसी ही एक जगह है जोजिला पास, यहां भी सेना ने जोजिला मेमोरियल बनाया है। देखिए, करगिल के रास्ते पर पड़ने वाले जोजिला पास के बाद अब सेना ने जोजिला वार मेमोरियल भी बनाया है। 1968 में इस जोजिला दर्रे को जो है भारतीय सेना ने 1948 में फतह किया था और उसके बाद यहाँ पर फौज की तैनाती धीरे धीरे बहुत कम करके होती थी। लेकिन करगिल युद्ध के दौरान ये जगह, जिसको गुमरी के नाम से जाना जाता है, भारतीय सेना के लिए एक तरह का बेस स्टेशन बना हुआ था। मेरे बाईं ओर आप जो ये सेना का कैंप छोटा सा देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने एक आर्मी हॉस्पिटल कायम कर दिया था, जहाँ पर करगिल युद्ध के दौरान घायल होने वाले सेना के जवानों का इलाज होता था और यहीं से फिर उन्हें
अगर उनको ज़रूरत ज़्यादा इलाज की थी तो यहाँ से फिर उन्हें इस बेस हॉस्पिटल से, जो मेरे पीछे है, ये तो अभी बिल्कुल एक ट्रांजिट कैंप है आर्मी का, लेकिन यहाँ पर करगिल युद्ध के दौरान करीब 2000 बेड का एक टेम्पररी हॉस्पिटल जो है वो सेना के लिए कायम किया गया था। यहाँ पर बिल्कुल सड़क नहीं थी तब करगिल युद्ध के दौरान, एक कच्चा सा रास्ता था, जो ये आप अभी देख रहे हैं कि अच्छा सा हाईवे बना है, लेकिन तब बिल्कुल एक कच्चा सा रास्ता था। और यहाँ पर सेना के जितने भी कानवाय होते थे, क्योंकि आगे जितने भी रास्ते इस के बाद द्रास तक आते हैं वो पाकिस्तानी निशाने पर थे। और यहाँ पर अगर हम एलसी की भी बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे दाएं और जो ये पहाड़ है, इससे मात्र 4 या 3 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो है। तो जाहिर है कि करगिल युद्ध के दौरान ये इलाका पहाड़ के छाए में होने के कारण पाकिस्तानी फौज की नजर में नहीं था, लेकिन अब ये एक पर्यटन स्थल बना है। और आप देख सकते हैं कितने सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ इस जोजिला वार मेमोरियल पर भी तस्वीरें खिंचाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है उस करगिल युद्ध की याद को जो है कहीं ना कहीं ताज़ा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेना की तैनाती भी की गई है। जो ये आर्मी के जवान हैं, ये दरअसल आसाम रेजिमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ महिला और पुरुष जो हैं सैनिक तैनात किए गए हैं, ताकि वो जो हैं इस जगह पर लद्दाख आने जाने वाले लोगों को जो है उनकी नजर रखें, उनकी सुरक्षा करें। और उसके साथ साथ बाइकर्स के लिए भी यह रोड जो है काफी लोकप्रिय हुआ है करगिल युद्ध के बाद। अब देश भर से बाइकर्स जो हैं इस रोड पर बाइक लेकर मनाली से होते हुए लद्दाख और फिर करगिल और करगिल वार मेमोरियल द्रास में, और उसके बाद फिर यहाँ से कश्मीर जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं करगिल युद्ध के बाद जिस अंदाज से पहचान इस पूरे इलाके की बनी है, उसने इस इलाके को पर्यटन के नक्शे पर पहले ही उतारा था, लेकिन अब इसमें लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अशरफ वानी, जोजिला वार मेमोरियल, गुमरी। और चलिए अब बात बाढ़ की कर लेते हैं। दक्षिण गुजरात की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। इन हालातों में दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। मुश्किल हालात में प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटा है। सरकारी कोशिशों से धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। सूरत समेत दक्षिण गुजरात में बीते 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए सूरत जिलाधिकारी ने आज जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। जलभराव की वजह से कई जगह आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। शहर के सरथाना इलाके के आदर्श हॉस्टल को ही ले लीजिए। यहाँ 45 स्कूली बच्चे पानी से घिरे हॉस्टल में फंस गए थे, जिन्हें सूरत फायर विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये जूनागढ़ का हाल है। यहाँ मानवदार और बांधली इलाके में 15 इंच बारिश हुई है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। बाढ़ की वजह से 48 गांवों का संपर्क टूट चुका है। मानवदार इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने 25 लोगों को बचाया। जूनागढ़ का सबसे बड़ा बांध हसनापुर 80% भर चुका है, जिससे निचले हिस्सों में मौजूद डेरवान, सबलपुर, गलियावाड़ और सरगावाड़ा जैसे 10 गांवों को अलर्ट किया गया है। मुश्किल हालात में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कुल मिलाकर रेस्क्यू टीमें अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा चुकी है। इलाके की घुगली, हिरण, अनबाजल, मेघल, ओजा जैसी सभी नदियां उफान पर है। मुश्किल हालात को देखते हुए प्रशासन तमाम एहतियातन उपाय कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की एक टीम है। एसडीआरएफ की टीम को हमने मानवदर ब्लॉक के साइड अभी रवाना किया है, ताकि कहीं पे भी अगर शिफ्टिंग की और कोई रेस्क्यू की नौबत आए तो उसमें वो लोग हमें मदद कर पाए।
तेज बहाव के कारण जूनागढ़, केसोद, पोरबंदर, गिर सोमनाथ से जुड़े स्टेट हाईवे टूट चुके हैं, जिससे स्टेट ट्रांसपोर्ट के 14 रूट फिलहाल बंद है। इन हालात में प्रशासन प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। सूरत से संजय सिंह राठौर और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गुजरात में किस तरीके के हालात हैं वो आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ गए होंगे। हर तरफ पानी ही पानी है। मौजूदा समय में क्या स्थिति है, वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता अतुल, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अतुल, फिलहाल वहां पर देखिए, आपके पीछे भी मैं सैलाब देख पा रही हूं, किस तरीके से पानी वहां पर बह रहा है। सबसे पहले तो तस्वीरें ही आप दिखाएं, अभी क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, फिलहाल मैं जूनागढ़ में मौजूद हूं और मैं मेरे सहयोगी साजिद आलम जी से कहूंगा कि आपको मेरे पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। ये जगह है ओजत और शाहपुर, जो कि डैम जो बना हुआ है, जो वियर डैम है, उस डैम की ये तस्वीर है, जहां पे जल सैलाब आप देख सकते हैं। खास करके जूनागढ़ में जब भी बात की जाती है तो गेड़ पंथक की बात की जाती है। वहां पे लगातार कई गांव इसी प्रकार की जब बारिश होती है तो जलमग्न रहते हैं और आने वाले 3 से 4 महीने तक ग्रामीण क्षेत्र के लोग यही कहते हैं कि जब भी बारिश आएगी हमारे गांवों में, खेतों में इसी प्रकार से जल भराव की स्थिति देखी जाएगी, जिसके पीछे की सबसे बड़ी अगर वजह माने तो यही नदी है, यही ओजत नदी, जहां का पानी का लेवल भी आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 फीट ऊंचाई के लेवल से होते हुए पानी जो है वो नीचे की तरफ आगे जूनागढ़ के गेड़ पंथक की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो ओजत शाहपुर वियर डैम आप देख रहे हैं, इसके 10 दरवाजे जो हैं वो फिलहाल खोल दिए गए हैं और इसी गति से पानी तेज आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और यही सबसे बड़ी समस्या है जूनागढ़ की, कि जूनागढ़ के जो गेड़ पंथक के इलाके हैं, खासकर केशोद की बात कर लें या अन्य क्षेत्रों की बात कर लें, वहां पे जल भराव की स्थिति बारिश पड़ने के बाद भी लगातार बनी रहती है। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। बच्चों की बात करें तो स्कूल की पढ़ाई जो है वो उसमें विक्षेप खड़ा हो जाता है। गर्भवती महिलाएं हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, उनके लिए भी ये स्थितियां बहुत ही मुश्किल साबित हो जाती हैं। खास करके जिस प्रकार से बीते 5 दिनों में गुजरात में बारिश हो रही है, उसमें सौराष्ट्र की बात करें, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर और 2 दिन पहले राजकोट के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई। फिलहाल अगर सुबह से बात करें तो सामान्य बारिश जूनागढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जारी है और उसी वजह से ये जो जल भराव की स्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में जो लगातार सामने आ रही हैं और इसी प्रकार से जब नदियों में पानी आ रहा है, खास करके अगर इस डैम की बात करें तो इसकी लगभग चौड़ाई ये मान के चलिए कि लगभग 100 मीटर के आसपास की होगी, लेकिन यही नदी आगे जाते हुए लगभग 30 से 32 मीटर की हो जाती है, जिसकी वजह से जूनागढ़ के जो आसपास, ये नदी के आसपास के जो गांव हैं वो जलमग्न हो जाते हैं और लगातार इसी नदी की वजह से जो पानी आगे की तरफ छूटता है उसकी वजह से समस्याओं का सामना पूरे जूनागढ़ को करना पड़ता है। मैं अपने सहयोगी साजिद जी से भी कहूंगा कि मेरे लेफ्ट साइड अगर इसी बांध को अगर आगे की तरफ भी दिखाएं तो जिस प्रकार का एक पानी का फ्लो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल 35,000 जो क्यूसेक पानी का जो फ्लो है वो भी यहाँ पे देखा जा रहा है। इन और आउटफ्लो सेम रखा गया है क्योंकि तमाम 10 जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं। अगर इस जल के बहाव में कोई भी व्यक्ति या पशु फंसता है तो उसका बाहर आना लगभग नामुमकिन है और इसी प्रकार से ये नदी इसी स्थिति में आगे बढ़ते हुए जूनागढ़ के अलग अलग गांवों को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समस्याओं में डालती है और लगातार लोगों का यही कहना है कि ओजत नदी, जो कि अगर इसकी गहराई को अगर बढ़ा दिया जाए या तो जो चौड़ाई यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर यही चौड़ाई आगे वाले अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं तो यही कहूंगी कि आप भी और आप अपने कैमरा पर्सन को भी कहिए कि थोड़ा सा ख्याल रखिए क्योंकि जो पानी का लेवल है वो बहुत ज्यादा लग रहा है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और देखिए, भारी बारिश और उफनती लहरों के बीच में कांवड़िए जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसी दौरान हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर जल भरने के दौरान एक कांवड़िया डूबने लगा, तभी एसडीआरएफ जवान और गोताखोरों ने गंगा में डूब रहे इस कांवड़िए को बचा लिया। तस्वीरें देखिए तो ऐसा लगेगा कि
सामने समंदर है और लहरों के बीच में एक टीला है जो किसी भी वक्त पानी में समा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 3 जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी, जो इस वक्त बामुश्किल टीले पर मौजूद पेड़ के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रही है। लेकिन ऐन वक्त पर एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ये काम आसान नहीं। हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंकी गई। रस्सी से बंधी रेस्क्यू बोट के जरिए 3 लोगों को धीरे धीरे हेलीकॉप्टर में खींच लिया गया। जिस तरह ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, यहाँ पानी में फंसे लोगों को सही सलामत निकाल पाना एयरफोर्स की बड़ी उपलब्धि है। ये तस्वीर है द्वारका के कल्याणपुर इलाके की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद पनेली गांव टापू में तब्दील हो गया। ज्यादातर लोग तो समय रहते निकल गए, लेकिन 3 लोग फंस गए। उनको बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, तो वो भी पानी में फंस गए। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स को सूचना दी गई। आनन फानन में हेलीकॉप्टर पहुंचा और जिंदगी जीत गई। देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई है, लेकिन इसके साथ खतरे भी बढ़ गए हैं। नदी नालों का अचानक जल स्तर बढ़ने से कई बार लोग संकट में फंस रहे हैं। मगर चिंता की बात नहीं, सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ के साथ एयरफोर्स और सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद हैं। ये तस्वीर बस्तर के बीजापुर की है, जहां सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने एक महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित नदी पार कराया। महिला और नौजवान को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना था, लेकिन नंबी धार नदी में जल स्तर देखते हुए ये नामुमकिन दिख रहा था। इलाज जरूरी था, इसीलिए सुरक्षा बल के जवान मदद के लिए सामने आए, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्लास्टिक का ड्रम और लकड़ी से नाव बनाकर रस्सी के सहारे जवान पानी में उतरे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ये ऑपरेशन कामयाब रहा। मां और नौजात दोनों नदी को सुरक्षित पार कर गए। समय पर इलाज मुमकिन हो पाया। सेना और सुरक्षा बल के जवान बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत की तरह सामने आए। इसी तरह बिहार में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने कई सैलानियों की जान बचा ली। ये तस्वीर बगहा की है, जहां सोनहा नदी में अचानक उफान आने से तबाही मच गई। श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी पानी में फंस गई। बच निकलने की कोई सूरत नहीं। गाड़ी में बैठे 9 लोग, जिनमें महिलाएं भी थी, मदद के लिए चिल्लाने लगे। संयोग से उनकी चीख पुकार पास में ही मौजूद एसएसबी के जवानों ने सुनी और तुरंत एक्शन में आ गए। स्थानीय लोगों की मदद ली गई। एक ट्रैक्टर के जरिए गाड़ी को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश हुई। इस तरह पानी से सभी श्रद्धालुओं को निकाल लिया गया। तमसा नदी किनारे एसएसबी का एक पोस्ट है, जहां मौजूद जवानों ने श्रद्धालुओं को बचा लिया। देश के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने से अक्सर लोगों के लिए संकट खड़ा हो रहा, लेकिन राहत और बचाव में जुटी टीमें मुस्तैद है। सभी तक मदद पहुंचाई जा रही। पानी में फंसे हुए लोगों को सकुशल निकाला जा रहा है। इस रेस्क्यू में एयरफोर्स और सुरक्षा बल के जवान भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। द्वारका से ब्रजेश दोषी, बीजापुर से जितेंद्र और बगहा से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारी बारिश और उफनती लहरों के बीच कांवड़िए जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसी दौरान हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर जल भरने के दौरान एक कांवड़िया डूबने लगा। तभी एसडीआरएफ के जवान और गोताखोरों ने गंगा में डूब रहे इस कांवड़िए को बचा लिया। जाखो राखे साइया मार सके न कोई। ये तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हैं, जहां एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर गंगा में डूब रहे कांवड़िए को मौत के मुंह से खींच लाए। ये तस्वीरें हरिद्वार के कांगड़ा घाट की हैं, जहां गंगा में नहाते हुए एक कांवड़िया गंगा नदी के बहाव की चपेट में आ गया। बहाव कांवड़ियों को खींचकर गंगा की गहराइयों में ले जा रही थी, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से उसी वक्त उस पर गोताखोर विक्रांत, सन्नी कुमार और एसडीआरएफ के आसिफ अली की नजर पड़ी। इन तीनों ने बिना एक पल गवाए गंगा में छलांग लगा दी और कांवड़िए का पीछा करते हुए उस तक पहुंच गए।
तीनों बचाव कर्मियों ने कांवड़िए को नदी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। वहां पर मौजूद लोगों ने इन बचाव कर्मियों की जमकर तारीफ की, जिनकी हिम्मत और हौसले से एक शख्स की जान बच सकी। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी की, जिनके दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। भक्तों के जोश और उत्साह से बाबा अमरनाथ की यात्रा रोजाना नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती जा रही है। जहां सावन के पहले सोमवार को 12,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए, तो वहीं इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वालों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। देखिए जम्मू से हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह यूं तो हर रोज भक्तों में एक जैसा रहता है, लेकिन सावन का महीना हो तो ये लम्हा कुछ खास हो जाता है। सावन के पहले सोमवार को ही 12,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। इस साल बाबा के दर्शन करने वालों की बात करें तो आंकड़ा 4 लाख के पार जा चुका है। इस साल की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी और अब तक 4 लाख श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। हम इस वक्त हेलीपैड के बाहर हैं, जो यहाँ बालटल में बनाया गया है अमरनाथ यात्रियों के लिए, और अधिकतर अमरनाथ यात्री जो हैं वो हेलीपैड से ही अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं। बाबा के भक्तों पर इस साल मौसम भी मेहरबान रहा। छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज कर दें तो मौसम ने भी यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। अमरनाथ यात्रा के दौरान अभी तक फिलहाल मौसम मेहरबान रहा है। जितने भी दिन अमरनाथ यात्रा के गुजर चुके हैं, कहीं भी और कभी भी मौसम जो है श्रद्धालुओं के लिए बाधा नहीं बना है, जो कहीं न कहीं प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए भी अच्छी बात है। यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। स्वामीनारायण भगवान की जय। हमारी यात्रा हो गई, दर्शन बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कोई चीज की दिक्कत परेशानी कहीं पर नहीं है। पब्लिक में सारी सेना रखी हुई है, सारी सुविधाएं हैं और दर्शन इतने हुए कि बहुत अच्छे दर्शन हो गया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। पहली बार। अमरनाथ यात्रियों को लेकर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से भी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। सफाई और सड़कों के चौड़ीकरण से भी यात्रा में सहूलियत हुई। अब की बार अमरनाथ यात्रा में जिस अंदाज से सुविधाएं बढ़ाई गई थी, सड़कें चौड़ी की गई थी, बिजली का इंतजाम किया गया था, सफाई और सेहत का इंतजाम किया गया था श्रद्धालुओं के लिए, तो उससे कहीं न कहीं अमरनाथ यात्री काफी खुश हैं। बाबा अमरनाथ की ये पवित्र यात्रा 19 अगस्त को खत्म हो रही है। उम्मीद है इस दौरान भक्तों की संख्या को लेकर कई और रिकॉर्ड बनेंगे और भक्तों को बाबा का आशीर्वाद मिल सकेगा। जम्मू से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं खेलों के महाकुंभ की, जो 26 जुलाई यानी अब से 2 दिन के बाद पेरिस में शुरू होने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुक्रवार 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक का आगाज होने जा रहा है। पेरिस में ओलंपिक खेलों की 100वीं वर्षगांठ होगी। इस समारोह की योजना और तैयारी ने खेल प्रेमियों के बीच एक अलग लेवल का जोश तैयार किया है। सबसे अहम ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम में नहीं बल्कि बाहर होगी। असल में पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी का मुख्य आकर्षण सीन नदी है, जहां इसका आयोजन किया जाएगा। ये नदी पेरिस शहर के बीचों बीच बहती है और इसके किनारे पर कई ऐतिहासिक कार्यक्रम हो चुके हैं। समारोह के दौरान नदी पर एक भव्य नाव परेड भी होगी। इसमें सभी देशों के एथलीट्स अपने राष्ट्रीय पोशाक में नजर आने वाले हैं। ओलंपिक 2024 का काउंटडाउन शुरू। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल तैयार। दुनिया देखेगी भारतीय खिलाड़ियों का दम। 26 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीट्स पूरी तरह से तैयार हैं। विदेशी सरजमी पर हिंदुस्तान का झंडा लहराने के लिए 117 सदस्यीय खिलाड़ियों का दल पेरिस रवाना हो रहा है। खास बात है कि पहली बार एथलीट्स के साथ ओलंपिक टूर्नामेंट में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी जा रहे हैं, ताकि खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उन्हें खेलों के दौरान मानसिक तौर पर मजबूती मिल सके। हाई परफॉर्मेंस प्रेशर्स होते हैं। एक सालों की आपकी ट्रेनिंग 1-2 मिनट में टेस्ट हो जाती है। हजारों लाखों लोग देख रहे होते हैं,
हजारों लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, हर कोई यहाँ वहां से कमेंट कर रहा होता है, आपका एक सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग, आपकी अपनी सोच, इतना कुछ चल रहा होता है और ये सारे को हैंडल करके आपने उस समय एक परफॉर्मेंस देना है। और इसी के साथ आपकी एक अपनी खुद की जिंदगी है, आपके अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, प्रेशर्स हैं। तो ये दोनों चीजें में मेंटल हेल्थ का रोल है, आपकी परफॉर्मेंस सक्सेस में और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। और मुझे लगता है कि मेडिकल टीम में मेंटल हेल्थ का हिस्सा बनाना वो अपने आप में स्टिग्मा कम करता है। जाहिर है बड़े मंच पर बड़े मुकाबले में खिलाड़ियों पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव होता है। इसमें मानसिक तौर पर खिलाड़ी की मजबूती काफी हद तक हार और जीत का फासला तय कर देती है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी और हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम अपने मेडल का कलर बदलेगी और गोल्ड जीत कर वापस आएगी। आई थिंक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ब्रोंज जीता था हमारी मेंस टीम ने और इस बार कंट्री की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा कि मेडल का रंग जो है वो बदलेंगे और उन्होंने उसके लिए काफ़ी मेहनत भी की है, बट आई थिंक हमें उन्हें हर उसमें सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज मैच बाय मैच ओलंपिक गेम्स जाता है। इट्स नॉट कि पहला मैच में ही आप मेडल जीत लेते हो। सो आई थिंक जस्ट मेरा यही कि उनको सपोर्ट करो, एंड वो भी इसीलिए गए हैं वहाँ पे मेडल का कलर चेंज करने के लिए। ओलंपिक के कुश्ती में भारतीय पहलवानों का जलवा हर साल बरकरार रहा है और उम्मीद यही है कि इस बार भी अखाड़े में भारतीय पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देंगे। भारतीय दल को बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी खिलाड़ियों के कि वो देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत के लाएं। कुश्ती की अगर आप बात करते हैं तो लगातार 4 ओलंपिक में हमने कुश्ती में मेडल जीते हैं, 2008 में, 12 में, 16 और 20 में। तो इस बार भी कुश्ती से हमें मेडल की पूरी उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक के लिए पूरे देश की यही दुआ है कि विदेशी सरजमी पर तिरंगा शान से लहराता रहे और भारतीय एथलीट्स अपने शानदार प्रदर्शन से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा है कि ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं, अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। उम्मीद करते हैं खबरों के लंच टाइम में पेट भर जानकारी आपको जरूर मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए GNT। नमस्कार।